नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस चैनल पे। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। आज की एक नई समस्या निकल के आई है, जैसा कि हमारे एक व्यूअर ने और कई पत्र भी हमें प्राप्त हुए और काफ़ी लोगों के द्वारा क्वारी भी आई है कि क्या ऐसा भी होना संभव है कि जनरली तौर पे ये देखा भी गया है कि पत्नी ज़्यादातर जो डिस्प्यूट अराइज होते हैं वो शादी के जो हमने देखे हुए हैं वो शादी के 7 साल 8 साल के बीच में अराइज हो पाते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि इतने वर्ष बीतने के बाद उसके बाद डिस्प्यूट नहीं होते हैं या उनकी टाइम लिमिट खत्म हो जाती है उसके बाद डिस्प्यूट अराइज है। लेकिन जो ज़्यादा परसेंटेज है, जो ज़्यादा डिस्प्यूट अराइज होते हैं वो इन्हीं टाइम पीरियड के बीच में अराइज होते हैं। तो इसी के आधार पे अगर जो कोई भी अगर जो पत्नी है वो अगर जो कोई डिस्प्यूट उत्पन्न हुआ है उसमें अगर जो कोई एफआईआर और सेक्शन 12 में डीवी एक्ट में और सेक्शन 125 में मेंटेनेंस में, इसके साथ में जो भी लीगल प्रोविजन अप्लाई होते हैं उनके अंतर्गत उसने मुकदमा फाइल भी कर दिया है। ऐसे में एक चीज और निकल के सामने आती है कि अगर जो कोई महिला है, कोई पत्नी है, जाहिर सी तौर पे जब वो अपने मायके आती है या अपने निकटतम संबंधियों के पास जाती है तो ये जरूरी नहीं निकल पाता है कि रीजन क्या है, वो चाहती क्या है। जनरली तौर पे ये भी देखा गया है कि जो वाइफ है वो अपने जो उनका जो मायका है या उनका जो निकटतम संबंधियों का जो आवास है, यानी कि वो मैरिटल हाउस अगर जो दूर हो जाएगी तब उसके पास डिस्प्यूट अराइज होगा। तब हस्बैंड से हम क्या चाहते हैं या हस्बैंड हमसे क्या चाहता है तब बात होगी। बात यहाँ से खत्म नहीं होती, यहाँ से डिस्प्यूट और बढ़ जाते हैं और अराइज होना शुरू हो पाते हैं, क्योंकि एक और एक नया जो झगड़ा होता है उसका जन्म होना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि कहने का अर्थ ये है कि अगर जो वाइफ ने मुकदमा भी कर रखा है और साथ में ये भी मैसेज हस्बैंड तक पहुंचता है कि वो साथ में रहना भी चाहती है, तो कहने का मतलब ये है कि जो हंसना और मुस्कुराना एक साथ नहीं हो सकता है। अगर जो वाइफ अगर जो हस्बैंड के साथ रहना चाहती है, क्योंकि हस्बैंड आपका है, दोनों का एक दूसरे से रिलेशन रहा है, रिश्ता रहा है, तो इसके आधार पे भी फिर भी अगर जो क्रिमिनल केस भी कर रखे हैं, 125 का मुकदमा भी कर रखे हैं, मेंटेनेंस भी ले रहे हैं और उसके साथ में अगर जो हस्बैंड को जेल भी भेजने का भी प्रयास किया जा रहा है, जेल भी चला जाए, जिसमें उनका ये भावना रहती है, उनका मकसद रहता है कि अगर जो हस्बैंड जेल चला जाए तो उसकी जो अकल है वो थोड़ी ठीक हो जाए। क्योंकि डिस्प्यूट यहाँ पे अराइज होता है क्योंकि जो दोनों का वैचारिक जो मतभेद हो जाता है वो मतभेद उत्पन्न हो पाता है, क्योंकि जब मतभेद जब खत्म हो जाता है तभी दोनों एक दूसरे से फिर कंप्रोमाइज होकर एक साथ रहने लगते हैं। क्योंकि साथ में ये भी देखना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर जो पत्नी ने अगर जो क्रिमिनल केस कर रखे हैं हस्बैंड के खिलाफ, अब या तो हस्बैंड अगर जो जेल चला जाएगा तो ये विचार करने वाली बात जो है, ये हस्बैंड के खिलाफ जो एलिगेशन लगाया जाता है उसमें ये पत्नियां ये गलती कर देती हैं और ये भूल जाती हैं कि अगर जो हस्बैंड जेल चला जाएगा तो वो रहना तो चाहते हैं, लेकिन वो फिर रहेंगे किसके साथ। अब जाहिर से तौर पे जो लगाव, जो प्यार रहता भी होता है वो प्यार भी, वो लगाव भी खत्म होना शुरू हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट, और आज का वीडियो शुरू करते हैं। इन्हीं सब विषय पे मैं आज चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित आया हूं और वीडियो अंत तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि बहुत सी जानकारी है, बहुत से टॉपिक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर जो आप इसको स्किप करके जाएंगे तो एक दूसरी की जो जानकारी है वो समझने में काफ़ी दिक्कत का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो ये रिक्वेस्ट है, अगर जो आप चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में दूसरों लोगों तक शेयर करें, जिससे ऐसी ही जानकारी दूसरों लोगों तक भी पहुंचे, वो भी इसका लाभ उठा सके। इस समय का अभाव रहता है, इसलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर जो वाइफ हस्बैंड के साथ रहना भी चाहती है, बहुत अच्छी बात है। जो गलती हुई, जो डिस्प्यूट अराइज हुआ, जो अलग गए, भाग के गए, कैसे भी गए, वो सारी बातों को भुला के अगर जो साथ में रहना चाहती है तो हस्बैंड को भी अडॉप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन डिस्प्यूट ये अराइज होता है और क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एक तरफ हस्बैंड को वो जेल भी भिजवाना चाहती है, उससे मेंटेनेंस लेना चाहती है और सारी जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो उसके खिलाफ अडॉप्ट भी करना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में अब हस्बैंड जो पति है वो करे क्या, उसको क्या ऑप्शन अडॉप्ट करना चाहिए। तो वो जाहिर सी बात है कि अब उसने जेल भेज दिया है तो यहाँ से उसका लगाव खत्म हो गया। जब लगाव खत्म हो गया तो वहां से उसके साथ में रहने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। दूसरा तथ्य ये है कि अगर जो हस्बैंड अपनी जो पत्नी है, क्योंकि पत्नी आपकी है, अगर आप पत्नी की अगर जो गलतियों को माफ़ कर सकते हैं, जो भी उसने किया हो, सही किया हो या गलत किया हो, अगर जो आप अपनी पत्नी को माफ़ कर सकते हैं तो आपको उसमें साथ में रहने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी जब वाइफ ने अपना एक बार भरोसा खो दिया, एक बार वो बाहर भाग के जा चुकी हो, उसके साथ उसने क्रिमिनल प्रोसीडिंग अडॉप्ट भी कर सकती है। तो इस तरीके से भविष्य में वो इस तरीके की जो कार्यवाही है वो नहीं करेगी।
इस बात का जो समर्थन हो, जो विश्वास हो, कौन दिलाएगा। तो इसी के आधार पे अगर जो हस्बैंड चाहते हैं कि अगर जो वाइफ आना चाहती है वो अगर जो लाना चाहते हैं तो क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या क्या देखना पड़ेगा कि किस किस आधार पे वाइफ को हम क्या क्या हम कंडीशन इंपोज करके रखें। क्योंकि सबसे पहले ये चीज जरूरी है कि अगर जो दोबारा इस तरीके के जो कृत्य हैं वो वाइफ के पत्नी के द्वारा न किए जाए, और इस तरीके की जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपके खिलाफ अगर जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपके खिलाफ अगर जो इनिशिएट की गई है वो इस तरीके की क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपके खिलाफ दोबारा ना शुरू हो सके। तो इसके पहले सबसे पहले एक एग्रीमेंट तैयार होना चाहिए। इसके लिए आपको अपने अनुभवी अधिवक्ता के माध्यम से एक एग्रीमेंट तैयार होना चाहिए, और उस एग्रीमेंट में हस्बैंड को जो कंडीशन है वो इम्पोज की जाएंगी। अब कंडीशन क्या होगी वो एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। कि जाहिर सी बात है कि जो हस्बैंड और वाइफ में अब सारे जो झगड़े हैं वो सब अलग हो चुके हैं, वो सब खत्म हो चुके हैं, तो एक नए सिरे से एक नई शुरुआत करनी चाहिए। तो सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 ये है कि आप उसमें ये मेंशन करेंगे कि जो वाइफ ने जो सारे मुकदमे जो हस्बैंड या हस्बैंड के परिवार वालों के खिलाफ एलिगेशन लगा है, जो भी लॉज किए हैं, जो दर्ज कराए हैं, उनको वो वापस लेगी और उनमें सही तरीके से कंप्रोमाइज के आधार पे सभी मुकदमों का सारे जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो अडॉप्ट हैं उनको वो खत्म करवाएगी। और दूसरी चीज ये है कि भविष्य में किसी भी तरीके से हस्बैंड या उसके परिवार वालों के विरुद्ध कोई भी किसी तरीके का कोई भी क्रिमिनल या सिविल वाद प्रस्तुत नहीं करेगी। और इसके साथ में ये सारे तथ्य आपको एग्रीमेंट में मेंशन करने पड़ेंगे, और ये एग्रीमेंट आपको अपने अधिवक्ता के माध्यम से तैयार करवाना होगा। और इस एग्रीमेंट में एक चीज और कंडीशन आपको लिखवानी पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ेगी कि इस तरीके की जो भी अभी तक जो कार्यवाही करती आई है, जिस तरीके कोई सहयोग नहीं किया है, आगे आने वाले समय में वो हस्बैंड का सही तरीके से पूरा सहयोग करेगी और तथा पत्नी धर्म का सही तरीके से पूरा पालन करेगी, और किसी से कोई झगड़ा या विवाद नहीं करेगी। तो ये सब सारी शर्तें, और इसके अलावा जो आपके लिए जो हितकारी होंगी वो सारी शर्तें आपको एग्रीमेंट में लिखवानी होंगी। और वो एग्रीमेंट हस्बैंड और वाइफ दोनों को साइन करवाना पड़ेगा। दोनों सही तरीके से हो जाएंगे, और साइन होने के उपरांत उनको नोटराइज किया जाएगा। नोटराइज होने के उपरांत अब उस एग्रीमेंट को आप के द्वारा या आपकी पत्नी के द्वारा जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो चल रही हैं, जो भी केस चल रहे हैं, उनको उन सारे केसेस में ये एग्रीमेंट की जो कॉपी है उन सारे केसेस में उनको एनेक्स्ड करके उस कंप्रोमाइज के आधार पे सारे मुकदमे को आपको खत्म करवाना होगा। इसके अतिरिक्त और क्या शर्तें हैं और क्या कंडीशन है, क्या एक्टिविटी फॉलो करनी चाहिए, किस आधार पे आपको ये वॉच करना पड़ेगा कि जो इस तरीके की जो गलतियां जो पत्नी ने अभी तक की हैं वो भविष्य में नहीं करेगी। इसके आधार पे आपके घर में अगर जो पत्नी रहने के लिए दोबारा आती है तो उसकी सारी एक्टिविटी पे आपको नज़र रखनी पड़ेगी। और इसके अलावा आप जो आज के समय में वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक जो कम्युनिकेशन है उनका दौर चल रहा है, इसके आधार पे आप अपने घर में जो प्राइवेट रूम है उनको छोड़ के जो अन्य स्थानों पे आप सीसीटीवी कैमरे आप उसको इंस्टॉल करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त और जो भी इसके अतिरिक्त आप अगर जो जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो उसके आधार पे आप उसमें कई लोगों के साथ में निगरानी में भी आप उसको रख सकते हैं। और इसके साथ में आपको ये जरूर एश्योर करना पड़ेगा, ये सारे तथ्य और ये सारी जो घटनाएं हैं आपको याद रखनी पड़ेंगी। और इसको साथ में एक चीज और मस्तिष्क में रखना है कि अगर जो वाइफ ने पहले भी इस तरीके की जो एलिगेशन जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग इम्पोज कर चुकी है तो फ्यूचर में नहीं करेगी। इस बात की कौन एश्योरिटी लेगा, इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिसकी वो बात माननी पड़ेगी, जिसकी वो बात मानती हो, जो भी पत्नी जिस पे विश्वास करती हो, उसको एक व्यक्ति को आपको अपने और अपनी पत्नी के बीच में एक मीडिएटर के तौर पर रखना पड़ेगा, जिससे कि दोबारा इस तरीके की जो गलतियां होती आई हैं वो ना होने पाए। और इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात है जो मुझे पहले बतानी चाहिए थी लेकिन किन्हीं कारणों से वो रह गई, तो वो मैं बताना चाहूंगा कि वाइफ को और हस्बैंड को दोनों को सोचना चाहिए था, ज्यादातर ही वाइफ को सोचना चाहिए था कि जब हस्बैंड इतना खराब है, उसके घर वाले इतने खराब हैं और इसी खराब की वजह से वो गलत काम करते हैं, उन्हीं के खिलाफ आपने FIR दर्ज कराई, सेक्शन 12 का आपने DV एक्ट में सूट भी फाइल किया और 125 का मेंटेनेंस का भी केस किया। मतलब कि सारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो जितनी भी अवेलेबल थी सारी उसके खिलाफ इम्पोज कर दिया। इसके आधार पे फिर भी जब हस्बैंड इतना खराब है, तो जब इतना हस्बैंड खराब होने के बावजूद तो फिर अब अचानक से हस्बैंड इतना अच्छा कैसे हो गया? हस्बैंड खराब था तो फिर खराब हस्बैंड के सामने अब रहना क्यों चाहती हैं?
ये चीज मस्तिष्क में अवश्य रखना चाहिए और इस चीज का, इस बिंदु का सबसे पहले उसका निष्कर्ष निकालना चाहिए। इस बिंदु पे दोनों लोगों को बैठ के सबसे पहले उसमें बात कर लेनी चाहिए कि इस तरीके की जो एक्टिविटी हो रही है तो ये क्यों अडॉप्ट की गई है, अगर जो रहना चाहती है तो क्यों रहना चाहती है। रीजन जो भी होंगे वो रिकॉर्डेड होंगे और उसको सही तरीके से उसको एग्रीमेंट में भी उसको लेकर आइए और एग्रीमेंट के आधार पे आपकी जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है वो उसी के आधार पे उसको समाप्त की जा सकती है। और आज का वीडियो यहीं तक है, इतना ही है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नए विषय पर एक नई चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए अगर जो आपको आज की जानकारी अगर जो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब कर लें और ये जानकारी आप दूसरों लोगों तक भी पहुंचाएं जिससे दूसरों लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।